नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 24 और 25 अप्रैल 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इस वीडियो के जस्ट 2 घंटे के बाद आएगी 26 और 27 अप्रैल 2021 की वीडियो, ओके। और देन उसके बाद आएगी आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल करंट अफेयर्स। तो ये सभी वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। आप फटाफट हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा FOSS 4GOV इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की गई? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, राइट आंसर इज बी हमारा राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इस इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की गई है। देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में सरकार में फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये FOSS का फुल फॉर्म क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने के लिए इस चैलेंज की घोषणा की है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन गवर्नमेंट विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्रों में नवाचारों को लागू किया गया है। यहाँ पर मतलब ये है कि भाई अब डिजिटली हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुविधाएं मिल रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मिल रही हैं, कृषि के क्षेत्र में मिल रही हैं। देश में 96% लोगों की पहुंच ओपन सोर्स आधारित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं एंड्रॉइड सिस्टम, ओके, के माध्यम से डिजिटल दुनिया तक पहुंच है। भारत के 96% लोगों के पास 2015 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आधारित नीति लागू की गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वन धन योजना निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा किस मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय। आंसर इज डी इज राइट आंसर है। वन धन विकास योजना ट्राइफेड, ये हमने देखा था, ट्राइफेड ने दिल्ली में क्या करे हैं, 4 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स का भी उद्घाटन किया था, तभी हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद आ गया होगा। ट्राइफेड की सहायता से जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत क्रियान्वित की जा रही है। ट्राइफेड जनजातीय लोगों के लिए रोजगार सर्जन करने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम संचालित करता है। विदेश मंत्रालय की सहायता से भारतीय दूतावास और उच्च आयोगों के माध्यम से भारतीय वन उत्पादों के लिए विदेशों से एक बिक्री मंच उपलब्ध कराता है। भारतीय एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशन, सरकारी परिसरों में ट्राइब्स इंडिया शोरूम खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। कौन? ट्राइफेड। तो ये आप याद रखेंगे। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अर्जुन मुंडा है, जो झारखंड के खुंटिया से सांसद हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। राइट आंसर इज डी हमारा राइट आंसर है। तो देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 2 जून 2021 को दिए जाएंगे। 50,000 पाउंड की राशि विजेता को लेखक और अनुवादक के ही समान रूप से विभाजित कर दी जाती है। मतलब एक लेखक होता है और किसी भी जो पुस्तक है उसका आप अंग्रेजी में जब अनुवाद कर रहे हैं, तो लेखक किसी भी भाषा का हो सकता है। जैसे गुजराती भाषा का कोई लेखक है और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे अंग्रेजी में अनुवाद किया है, तो ये जो लेखक है जिसने गुजराती में लिखा था मूल संस्करण और जिसने अंग्रेजी में उसको क्या किया है, अनुवाद किया, तो इन दोनों के बीच में ही ये राशि क्या कर दी जाती है, बराबर विभाजित कर दी जाती है। ओके, यह बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा के उपन्यास के लिए दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो, यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। क्लियर है, याद रखिएगा ये कंडीशंस। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार नीदरलैंड की सबसे कम उम्र की लेखिका मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को सम्मानित किया गया था। 2020 का किसे मिला? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। किसके लिए मिला था? तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और 2019 का किसे मिला था? तो 2019 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ओमान की लेखक थी, ये कौन? जोखा अलार्थी। इनको मिला था सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत की स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी किस देश के साथ हुई है? ठीक है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज बी हमारा राइट आंसर है। अमेरिका के साथ भारत ने ये स्वच्छ एजेंडा 2030 भागीदारी की है। हाल ही में शिखर सम्मेलन, ये चल भाई नहीं है, हाल ही में जो शिखर सम्मेलन हुआ, जलवायु सम्मेलन,
कौन सा सम्मेलन हुआ था? जलवायु सम्मेलन, इसे हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। शिखर सम्मेलन 2021 में भारत और अमेरिका के मध्य जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की भागीदारी शुरू की गई है। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन जैसी वैश्विक पहलों को प्रोत्साहित किया है। तो याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा के लिए गठबंधन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है। ओके, इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस योजना का प्रारंभ हुआ था नवंबर 2020 में। पिछले साल लॉकडाउन लगा था, तब आपको याद होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पीडीएस सिस्टम को ऐड करके लोगों को फ्री अनाज दिया गया था। अब इस योजना को इस पैंडेमिक में दोबारा लॉकडाउन में फिर से शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का संचालन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उपभोक्ता मामले और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले 80 करोड़ लाभार्थियों को मई-जून 2021 तक निःशुल्क खाद्यान्न देने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति को 5 किलो खाद्यान्न, जिसमें चावल और अनाज दोनों शामिल है, दिया जाएगा। सरकार लगभग इस योजना को 2 महीने चलाएगी, तो 2 महीने में ये 26,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को बिल्कुल मुफ्त अनाज देना है। एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाएगा। ओके, याद रखिएगा। हाल ही में निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा ई 2025 पहल प्रारंभ की गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर इज सी। तो क्या है भाई ये ई पहल? देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के 25 देशों की पहचान कर 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता वाले देशों में E25-2000 पहल प्रारंभ की है। WHO की ई पहल 2020 में 25 देशों को शामिल किया गया था, परंतु कोविड-19 की वजह से मलेरिया विरोधी प्रयासों में अवरोध आया है। ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि जो देश पहले मलेरिया से लड़ रहे थे, अब उन्हें किससे लड़ना पड़ेगा? अब उन्हें लड़ना पड़ेगा यहाँ पर कोविड-19 से भी। तो वो मलेरिया के जिन प्रयासों को कर रहे थे, उनमें उनको सफलता नहीं मिल पाई और उनके सामने एक नई चुनौती आ गई। तो ये 25 देश वापस से पिछड़ गए और ये दोनों महामारियों को झेल रहे हैं। इन सभी 25 देशों को कोविड-19 महामारी और मलेरिया के साथ दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। WHO का लक्ष्य 2025 तक मलेरिया को इन देशों से खत्म करने में सक्षम बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में जारी की गई है जीरोइंग इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन नामक रिपोर्ट। ओके, और कब है मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। उसी के उपलक्ष्य में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, जीरोइंग इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन नामक रिपोर्ट को। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि जो 94% केसेस हैं मलेरिया के, वो अफ्रीका महाद्वीप से ही आते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो प्रति वर्ष पंचायती राज दिवस जो होता है ये मनाया जाता है कब? 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अब बात आई है मंथ की, जो इम्पोर्टेंट डे होते हैं उसकी। तो हम एक बार अप्रैल के अभी तक के सभी डे देख लेते हैं। 1 अप्रैल को हमने मनाया उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस। 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, जिसकी थीम क्या थी? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, थीम है सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण करना। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंसन दिवस। ये जो बीमारी है इसके प्रति जागरूकता का ये दिवस मनाया गया और इसकी पार्किंसन की जो थीम थी डे की क्या थी? मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया गया। ठीक है,
16 अप्रैल को मनाया गया विश्व आवाज दिवस, इसकी थीम थी वन वर्ल्ड मैनी वॉइस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, थीम थी अडॉप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग अ केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस और इसकी थीम थी रिस्टोर अवर अर्थ। 23 अप्रैल को मनाया गया विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, इसकी थीम इसके तहत हर वर्ष एक राज्य की देश की जो राजधानी होती है उसे पुस्तक राजधानी घोषित किया जाता है। तो 2021 में पुस्तक राजधानी किससे बनाया गया? तो जॉर्जिया की राजधानी तबलिस को बनाया गया, ये आपको याद रखना है। 24 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसकी थीम क्या है पशु दिवस की? कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। 24 अप्रैल को ही मनाया गया शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो ये अब तक के डे थे, आप लोग अच्छे से इन्हें बार बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से कौन नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा रेखा मेनन। ठीक है, नेस्कॉम के 30 साल के इतिहास में पहली महिला कौन बनी है? तो रेखा मेनन बनी है नेस्कॉम की। तो यहाँ देख लेते हैं, रेखा एम मेनन को वर्ष 2021-22 के लिए नेस्कॉम 2 वर्षों के लिए नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के अध्यक्ष बनाया गया, जबकि कृष्णन रामानुजन को नेस्कॉम का उपाध्यक्ष बनाया गया है। यूबी प्रवीण, इससे पहले जो रेखा मेनन है इनसे पहले कौन थे भाई अध्यक्ष? तो यूबी प्रवीण राव थे। ठीक है, अब उनकी जगह पर कौन बन गई है? एम रेखा मेनन बन गई है। रेखा मेनन नेस्कॉम के 30 साल के इतिहास में अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी है। तो ये आप याद रखेंगे। अदर जो ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है। संगीता रेड्डी, ये किसकी सेवी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? ओके, याद रखिएगा। कौन? संगीता रेड्डी। ओके। एम वीरलक्ष्मी, ये देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। वीएस रमा देवी, ये देश की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी। और रेखा मेनन हम देख चुके हैं नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र के निम्न में से किन निकायों में 1 जनवरी 2022 से सदस्य के रूप में चुना गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। भारत विश्व खाद्य कार्यक्रम, अपराध निरोधक एवं आपराधिक न्याय आयोग और यूएन वीमेन, इन तीनों ही निकायों का, इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन का क्या बना है? सदस्य बना है, सदस्य चुना गया है। कब से बनेगा? तो ये बनेगा 1 जनवरी 2022 से। ओके, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो भारत 1 जनवरी 2022 से 3 वर्षों के लिए, कितना होगा भारत का कार्यकाल? 3 वर्ष। इन तीनों संयुक्त राष्ट्र निकायों का सदस्य चुना गया। यह तीनों ने संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आर्थिक परिषद के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों निकाय किसके अंतर्गत आते हैं? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अंतर्गत आते हैं। अपराध निरोधक एवं आपराधिक न्याय आयोग का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? वियना, ऑस्ट्रिया में मिलेगा। यूएन वीमेन का हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। और विश्व खाद्य कार्यक्रम का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इटली की कैपिटल रोम में। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लेक्चर या इससे पहले के किसी भी लेक्चर्स की PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड, तो शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता आकाश रानीसन की पुस्तक कौन सी आई थी? क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, जलवायु पर लिखी गई है इन्होंने ये पुस्तक, तो पूछने के चांसेस बढ़ते हैं एग्जाम में। हाल ही में सऊदी अरब की महिला कार्यकर्ता को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सऊदी अरब की जो महिला है ने जो सम्मानित किया गया, नाम मेंशन नहीं कर पाए इनका, तो उनको जो ये पुरस्कार मिला है ये किस क्षेत्र में मिला है? सऊदी अरब में ड्राइविंग, जो महिलाओं को ड्राइविंग करने की अनुमति मिली है उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नरसिंहन समिति का संबंध किस क्षेत्र से? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में US एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? वनीता गुप्ता बनी है। भारतीय नौसेना
नौसेना ने इंडोनेशिया देश की सबमरीन की खोज की सहायता के लिए DSRV प्रणाली को रवाना किया है। हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन बार की सुविधा प्रारंभ की गई है। ये देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर ऑक्सीजन बार की सुविधा दी जा रही है। रिजर्व बैंक ने पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव अतानु चक्रवर्ती को HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में कोविड-19 रोगियों के लिए रोमेटाइड गठिया दवा बैरिसिटिनिव के उपयोग को जापान के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले ये 3 टैबलेट आपको याद रखना है। रेमडेसिविर के बारे में आपने सुना ही होगा, इसकी मंजूरी मिली थी, और डेक्सामेथासोन की मंजूरी मिली थी। तो ये तीनों टैबलेट ही आपको पता होना चाहिए, तीनों दवाओं का नाम, कि ये कुछ हद तक कोविड-19 रोगियों को राहत पहुंचाती है और इनके उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। ओला इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने हाल ही में अपने दोपहिया ग्राहकों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की घोषणा की, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनके लिए। देश के 400 शहरों में लगभग 1 लाख से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट लगाने का लक्ष्य ओला के द्वारा रखा गया है। हाइपर चार्जर ओला स्कूटर को केवल 18 मिनट में आधा चार्ज कर सकता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी। कहां पर? भारत में। कौन? ओला कंपनी। देश की पहली महिला स्त्रीवादी या फेमिनिस्ट कौन थी भाई? पंडिता रमाबाई थी। ओके, इनका जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1858 में हुआ था। तो इनकी जयंती मनाई गई थी 23 अप्रैल को। महिलाओं की शिक्षा और बाल विवाह पर विशेष ध्यान दिया था पंडिता रमाबाई ने। पुणे में महिला आर्य समाज की स्थापना की थी। ये स्टैटिक्स जीके का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने की थी। इनकी पुस्तक क्या आई थी? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ओके, कब आई थी इनकी ये बुक? तो ये आई थी 1887 में। और इन्होंने मुक्ति मिशन भी स्थापित किया था। कब? 1896 में। ये जो मुक्ति मिशन है ये अभी भी संचालित किया जा रहा है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इफ्को ने उत्तर प्रदेश के आंवला, बरेली जिले में आंवला में दूसरा ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति दे दी है। इफ्को लगा रहा है ऑक्सीजन प्लांट। आप लोगों को पता है कोविड-19 महामारी की वजह से देश में संक्रमण का स्तर इतने बड़े लेवल पर पहुंच गया है कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, और इसलिए बड़े स्तर पर देश के विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में इफ्को के द्वारा आंवला बरेली में उत्तर प्रदेश में ये प्लांट ओपन किया जा रहा है। यह प्लांट प्रति घंटा 130 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा और ऑटोमेटिक सिलेंडर फिलिंग प्लांट होगा। 30 मई से यह प्रारंभ हो जाएगा। अभी यह बन रहा है। इसके 2 अन्य, इफ्को जो है इसने 2 अन्य और प्लांट स्थापित किए। कहाँ कहाँ? तो हमें पता होना चाहिए, फूलपुर उत्तर प्रदेश में और ओडिशा के पारादीप में। क्लियर है? याद रखिएगा। हाल ही में YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई और इसका लाभ 6.27 लाख किसानों को मिलेगा आंध्र प्रदेश राज्य के। घाट पेयजल योजना, ये किसने शुरू की है? घाट पेयजल योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सिडबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? S रमन बने हैं। देश के 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? NV रमन्ना बने। देश के 24वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? सुशील चंद्रा बने हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा नो मास्क नो मूवमेंट अभियान प्रारंभ किया गया है कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए। देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड राज्य में किया गया। देश की पहली चेस अकेडमी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये कहाँ प्रारंभ हुई है? ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में गरिया पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये त्रिपुरा में मनाया गया है। ओके, इसमें कोरिया नृत्य इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होता है। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गरिया पूजा किस राज्य से संबंधित है या फिर कोरिया नृत्य निम्न में से किस राज्य में फेमस है? तो ये कहाँ पर है? त्रिपुरा में। जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन COP26 की थीम क्या है भाई? अवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। ये कहाँ होगा COP26? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में नवंबर 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। COP26। हाल ही में IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन गए विराट कोहली। अब तक IPL में 350 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बने। कौन है? क्रिस गेल हैं। ठीक है, किस टीम से हैं ये IPL में? तो पंजाब किंग्स 11 से हैं
ओके। और ये चीज याद रखिए कि जो आईपीएल का संस्करण अभी चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है, 14वां संस्करण चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखिएगा। लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया था कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हमारा था डी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी बिहार राज्य में। आज का आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ये रहे आपके ऑप्शन। आई होप आप सभी लोग आंसर करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका आंसर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।